हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। गांधी जी की प्रेरणा सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी नारी शक्तियों के प्रयासों और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की जिजीविषा और हम भारत के लोगों के देशव्यापी समर्थन के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन मार्च 1943 आते आते अव्यवस्थित होकर मंद पड़ने लगा और उधर पनडुब्बी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो रेडियो से एक बड़ी घोषणा की। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेज केवल आंदोलनों और धरना प्रदर्शन से भारत छोड़कर चले जाएंगे। हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना पड़ेगा और इसके लिए हमें भारत के भीतर और बाहर से स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करना होगा। इसके लिए मैंने कमर कस ली है। अब आप लोगों को भी तैयार रहना होगा। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो से किए गए इस आह्वान से प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। रास बिहारी बोस ने ही कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह के साथ मिलकर 1942 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जापान ने आजाद हिंद फौज के निर्माण में इन तीनों की सहायता की। वैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ते हुए जापानी फौजियों द्वारा बंदी बना लिए गए। जेल में उन्होंने अन्य सैकड़ों हजारों भारतीय फौजियों को जापानी कैद में देखा और उनके मन में ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सेना गठित करने का विचार आया। अपने इस विचार को वो जापानी शासन तक पहुंचाने में कामयाब रहे और उन्होंने जापानियों के सहयोग से आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह के साथ क्रांतिवीर रास बिहारी बोस ने भी आजाद हिंद फौज के स्वरूप को बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तो सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास प्रथम विश्व युद्ध से ही शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में फंसे होने के कारण ब्रिटिश फौज के अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए हैं और ऐसे में अंग्रेजों को आसानी से हराया जा सकता है। रास बिहारी बोस ने भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया और क्रांतिकारियों ने भारत में बचे ब्रिटिश फौजियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।
लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस को उनके इस मिशन की खबर लग गई और दुर्भाग्य से रास बिहारी बोस का ये प्रयास असफल हो गया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने रास बिहारी बोस को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हत्थे नहीं चढ़े और जून 1915 में राजा पीएन टैगोर के छद्म नाम से जापान पहुंच गए। वहां पहुंचकर अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करने लगे। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत की आजादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। 1857 को ही आप देखिए ना कि हिंदुस्तानी सैनिकों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। आजाद हिंद फौज क्या थी भाई? पहली आजाद हिंद फौज जो बनी है उसमें 14,000 वही सैनिक थे जो हिंदुस्तानी थे और बाद में वो बढ़ के 66,000 हो गए। होता यह है, असलियत यह है कि इसकी योजना विश्व शुरू होते ही प्रारंभ हो गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो काम कर रही थी जापान से, राज बिहारी बोस जिसके अध्यक्ष थे, जिसमें आनंद मोहन साहे थे, राजा महेंद्र प्रताप भी साथ थे जिसके, तो इन लोगों ने पूरे सुदूर पूर्व के देशों में अपनी शाखाएं बना ली थी और वहां पे जितने भी ये गदर के क्रांतिकारी थे ये इनसे जुड़ गए थे। शंघाई का जो गुरुद्वारा है, जब आनंद मोहन साहे वहां पे जाते हैं तो सारे सिख वहां के आ जाते हैं कि हमें बताइए देश की आजादी के लिए क्या करना, और यही गुरुद्वारा बाद में आजाद हिंद फौज का सेंटर बनता है, ट्रेनिंग सेंटर। 22 जून 1942 को रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और उसका अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जापान ने मलय और बर्मा के मोर्चे पर कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था। इन युद्धबंदियों को भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल होने और इंडियन नेशनल आर्मी का सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आईएनए का गठन रास बिहारी बोस की इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में सितंबर 1942 में किया गया और इस दौरान एक झंडे का चयन भी किया गया जिसका नाम आजाद रखा गया। इस झंडे को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर उनको भारत की स्वतंत्रता का दायित्व सौंप दिया। नई रणनीति और उत्साह के बल पर रास बिहारी बोस शक्ति और यश के शिखर को छूने ही वाले थे कि जापानी सैन्य कमान ने उन्हें और मोहन सिंह को आईएनए के नेतृत्व से हटा दिया। लेकिन आईएनए का संगठनात्मक ढांचा यूं ही बना रहा और बाद में इसी ढांचे पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए एक जोरदार नारा दिया, जय हिंद। साथियों, वो समय आ गया है जिसकी हम सबको बेसब्री से प्रतीक्षा थी, दिल्ली कूच करने की। उठो, बंदूकें संभालो और चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अपनी सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग एस.सी. चैटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को,
तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। उनके द्वारा बनाई गई भारत की इस नई और अपनी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने भी मान्यता दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में जापानी सेना द्वारा अंग्रेजों की फौज में काम कर रहे भारतीय युद्ध बंदियों को तो भर्ती किया ही, पूर्वी एशिया में घूम घूम कर वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भी आजादी की इस लड़ाई में साथ देने की अपील की। इस अपील में उन्होंने आजाद हिंद फौज में भर्ती होने की अपील तो की ही, साथ ही आर्थिक मदद देने का आह्वान भी किया। साथ ही आजादी का ऐसा आश्वासन दिया जो उनसे पहले न किसी ने दिया था और न ही कोई देगा। आजादी यूं ही हासिल नहीं होती। आजादी के लिए खून बहाना पड़ता है। मैं आज एक वचन देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 में सिंगापुर में पडांग में जब एक विशाल एक सभा में उन्होंने ये विषय रखा, तो कुल मिला के जब हम कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वास्तव में उसके पहले भी थोड़ा कुछ उन्होंने कहा था, और वो ऐसा कुछ था कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए बलिदान मांगता है, और इसीलिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार का उनका ये वक्तव्य भारतीय जनमानस में उत्साह भरने के लिए, और वास्तव में उस समय 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था, तब महात्मा गांधी सहित कई सारे जेल में थे, और एक प्रकार से थोड़ा बहुत वो वातावरण में जोश और उत्साह लाने के लिए भी यह उस समय उन्होंने ये करा। 42 के बाद 43 में जो 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार बनी, और अगले 2 दिन में ही उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ युद्ध घोषित किया। और इस प्रकार से यह सब करने के लिए जो मैन पावर, मटेरियल पावर और अन्य सहयोगी जो दक्षिण पूर्व एशिया में या भारत के बाहर बसे भारतीयों का सहयोग लेने के लिए यह आवश्यकता थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, इस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया। सुभाष बोस का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी वाक्पटुता थी जिसे मैं कहूँगा, जो भाषण देने का था, जो उनके अंदर इमोशंस थे कि किस तरीके से आप समझिए कि 30 लाख भारतीयों को सुदूर पूर्व के देशों के अंदर एक साथ संगठित करके, जिनमें से कई ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तो भारत देखा तक नहीं था, उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थी भारत के बारे में अपने दादा दादी से। एक रिक्रूट मतलब एक रेजिमेंट तक उनकी खड़ी कर दी जो बंधुआ मजदूर बन के तमिलनाडु के लोग वहां गए हुए थे। 50% रानियां जो थी रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर, वो तमिलनाडु से गई हुई, ज्यादातर वो थी जो बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर जिसे हम बोलते हैं, वो कार्य वहां पे करती थी। तो एक अपील थी, एक नाम था और एक इतिहास था। वो इतिहास भी पीछे था कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 38 के अंदर, त्रिपुरी में रिजाइन भी किया है, क्या इनके साथ भारत में सलूक किया गया कि ये वो भी भारतीय, पहला भारतीय जिसने आईसीएस से इस्तीफा दिया। और क्रांतिकारी इसलिए इज्जत करते थे कि क्रांतिकारियों को इन्होंने हमेशा समर्थन किया था, चाहे वो जतिंद्रनाथ दास का बलिदान हो, चाहे इनका भगत सिंह, राजगुरु वगैरह से लाहौर में जाके मिलना हो कोर्ट के अंदर, या कलकत्ता के अंदर क्रांतिकारियों से लगातार इनके संबंध हो। तो ये पूरा व्यक्तित्व था बोस का, जिसकी वजह से पूरा भारतीय वहां के उठ के खड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सिर्फ पुरुष जवान ही नहीं थे, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज में
बाकायदा एक महिला रेजिमेंट तैयार की और इस महिला रेजिमेंट को नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट के गठन की घोषणा की। इस महिला रेजिमेंट में ज्यादातर महिलाएं मलायन रबर एस्टेट से भारतीय मूल की किशोर स्वयंसेवक थीं, जिसमें लक्ष्मी सहगल, नीरा आर्य और सरस्वती राजमणि जैसी कई महिलाओं ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई। लक्ष्मी सहगल जहां आजाद हिंद फौज में एक अधिकारी और आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री भी थीं, वहीं नीरा आर्य और सरस्वती राजमणि गुप्तचरों के रूप में काम कर रही थीं। प्रिया झिंगन आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाली पहली महिला थीं। तो आप समझिए कि क्या जोश था भारतीयों के बीच कि 17 साल की बच्ची कहती है कि मैं आजाद हिंद फौज में जाऊंगी और घर वाले उसे कमरे में बंद कर देते हैं और रात को 12 बजे वो खिड़की से कूदती है और 12:30 बजे रानी झांसी रेजिमेंट के हेडक्वार्टर में जाके खड़ी होती है, आवाज लगाती है, दरवाजा खोलो, मैं आजाद हिंद फौज ज्वाइन मैं शामिल होने आई हूं। जिसने कोई भारत नहीं देखा। जानकी थेवर वही 17 साल की उम्र, भाषण सुन के नेताजी का अपने गहने उतार के दे जाती है। नेताजी घर जाते हैं कि बच्ची गलती से ना दे गई, वापस लेने से मना कर देती है। रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होती है और कमांडर बनती है रानी झांसी रेजिमेंट की। लक्ष्मी सहगल को जब हटाया गया, अस्पताल वापस भेज दिया गया था। 18-19 साल की थी जानकी। सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए बनाई गई आजाद हिंद फौज के लिए जापान की धरती और सरकार का इस्तेमाल कर रहे थे और जापान की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार जीतती हुई आगे बढ़ रही थी। गांधी जी सहित कांग्रेस के अन्य नेता आशंका जता रहे थे कि अगर जापान इस विश्व युद्ध में जीत जाता है तो भारत की स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ब्रिटेन की जगह जापान भारत को अपना औपनिवेशिक यानी गुलाम बना लेगा। लेकिन जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसके अनुसार अगर जापान ब्रिटिश फौज को हराकर भारत में जीत जाता है तो जीतने के बाद वो भारतीयों और विशेष रूप से आजाद हिंद सरकार को भारत सौंप देगा। और ऐसा जेस्चर जापान ने शो भी किया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जापान ने अपने कब्जे वाले भारत के 2 द्वीपों अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल जैसे कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई, जहां उसने ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक संदेश प्रसारित किया। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो खून के दरिया से गुजरने को
तैयार रहना होगा। अगर मुझे उम्मीद होती कि अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और शुभकामनाएं भी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो 2 भाषण है नेताजी के आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से, जिसमें उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम दिया 1942 का। कांग्रेस के नेताओं ने कोई कार्यक्रम नहीं दिया था, ये तो गिरफ्तार हो गए थे। सिर्फ करो या मरो का नारा देकर के छोड़ दिया गया जनता को। और उन भाषणों में नेताजी ने पूरा एक कार्यक्रम दिया कि भारत के किस व्यक्ति को, किस नौकरी पेशा को क्या करना है अंग्रेजों के विरुद्ध। उसमें ये तक कहते हैं कि जो खानसा में काम कर रहे हैं ना अंग्रेजों के घरों में, वो ऐसा खाना बनाएंगे बीमार पड़ जाए। टेलीग्राफ की लाइन काटो, रेल की लाइन काटो, डाकखाने को वही करो। जो जो हुआ है 42 के अंदर, आप 19 अगस्त का नेताजी का वो भाषण देखिए और मिलाइए उसके साथ। मतलब 11 दिन में 8 अगस्त को कॉल दी गई थी और फिर 21 अगस्त को उन्होंने रिपीट किया उस भाषण को और ये कहा कि ये जो आंदोलन भारत में छेड़ा गया है ये अहिंसात्मक गुरिल्ला युद्ध है। और गांधी के साथ खड़े हुए। ये तो जर्मनी से ही ये चीज दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये नहीं, आजाद हिंद फौज में उन्होंने कई ब्रिगेड बनाए, जिसमें से एक ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड भी रखा गया। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा और बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। अप्रैल 1945 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा बदल गया। सोवियत संघ और पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का शक्तिशाली आक्रमण, जर्मनी की कमजोर रणनीतिक स्थिति और संसाधनों की कमी के चलते जर्मन सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 7 मई 1945 को पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के सामने और 9 मई 1945 को सोवियत संघ के सामने जर्मनी ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। वहीं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों के कारण जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में आजाद हिंद फौज के कदम रुक गए। नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि उसी दौरान हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। ये अच्छी तरह साबित हो चुका है
इतने साक्ष्य आ चुके हैं कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ताइवान की सरकार ने खुद ये कहा कि वहां पे कोई इस तरीके का प्लेन क्रैश नहीं। नेताजी डिसेप्शन में माहिर थे। पवित्र मोहन नॉय लिखते हैं कि जब वो आ रहे थे पनडुब्बी से भारत, तो नेताजी ने उनको बुला के कहा था कि हो सकता है तुम्हें एक दुखद समाचार मिले, पर घबराना नहीं, हम फिर मिलेंगे। जो इनकी इंटेलिजेंस का व्यक्ति नेताजी के साथ था 17 अगस्त की रात को बैंकॉक में, वो लिखता है कि नेताजी चिट्ठियां डिक्टेट करा रहे थे। सडनली मैंने सुना बोला जा रहा है क्या पता कल हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाए। बोले मेरी आंखें खुल गई। मैंने पूछा नेताजी ने, कैसे हो जाओ वापस। ये तो सब देखिए, हुआ ये है कि शाहनवाज कमीशन और ये खोसला कमीशन ने, जिन लोगों ने भी ये गवाही दी कि नेताजी का प्लेन क्रैश नहीं हुआ और वो जीवित थे, उसके बाद भी उनको तो ये कह दिया ये हियर से है, जबकि खुद उनमें से कुछ कह रहे हैं कि मैं उनके साथ रहा हूं 4 दिन। कर्नल डॉक्टर रामचंद्र राव, नेताजी के डॉक्टर। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगा कि सुभाष चंद्र बोस का सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी भारतीयों की जीत छिपी थी। आजाद हिंद फौज के आघातों से ब्रिटिश फौज और शासन दोनों कमजोर हो गए थे। भारत से लेकर इंग्लैंड तक ब्रिटिश सेना और नौसेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नेताजी का ये था, जो आखिरी आदेश भी नेताजी के आए थे वो ये थे कि द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू, इफ वी फेल गो एंड सपोर्ट गांधी। और अंतिम आदेश क्या थे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं अपने को दोबारा मिलने के लिए। और ये याद रखिए कि आजाद हिंद सरकार दुनिया में अकेली सरकार थी जिसने युद्ध के बाद में भी आत्मसमर्पण नहीं किया अंग्रेजों के। यही चीज तो माउंटबेटन को खाती थी हमेशा, जो साउथ ईस्ट एशिया का कमांडर था। आजाद हिंद फौज अकेली ऐसा फौज थी जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अलग बात है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग जो भी हुआ, लेकिन जो सरकारी तौर पर है, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया अंग्रेजों के साथ। और ना ही आपको दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलेगी कहीं और की स्वतंत्रता संग्राम की कि जहां करीबन प्रवासी भारतीय और पूर्व अंग्रेजी सैनिकों को लेकर 66,000 की फौज खड़ी की जाए, जिसमें से करीबन 22-23 हजार ही जीवित बच के वापस युद्ध से आते हैं, या तो अंग्रेजों ने फांसियों पे चढ़ा दिए या मार टॉर्चर करते हुए कैंपों के अंदर। और आके आजाद हिंद फौज ने किया भी यही देश किया, कांग्रेस को पूरा समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लों पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। इन लोगों को बचाने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू, वल्लभभाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। हम भारत के लोगों की शक्ति भड़क उठी और हाथों में मशाल लिए आजाद हिंद फौज के जाबाजों के समर्थन में सड़कों पर उतर गई। उग्र भारतीय जनमानस ने नारे लगाए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेविल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर कर्नल सहगल
और कर्नल ढिल्लो की मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।